मेरी सौतेली माँ हफ्ते के 3 दिन अपने भतीजे को अपने कमरे में सुलाती थी। आखिर ये क्या राज था कि माँ 3 दिन अपने भतीजे के साथ सोती और बाकी की रातें अकेले ही। इसी राज को जानने के लिए एक दिन मैं उनके कमरे में छिपकर बैठ गई। उसके बाद मैंने देखा कि माँ तो मेरा नाम सीमा है। गांव में सबसे गरीब घर हमारा ही था। पिताजी शराब के आदी होने की वजह से किसी भी जिम्मेवारी को नहीं उठा पाते थे। इसीलिए माँ ही पूरे घर की देखभाल करती और सभी खर्चे उठाती थी। गांव के जमींदार के खेतों में दिन रात मेहनत करके माँ बिल्कुल कमजोर पड़ चुकी थी। आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से मेरी पढ़ाई लिखाई ना हो सकी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी मैं। अब पिताजी की हरकतें बढ़ने लगी थीं। वो माँ की सारी कमाई उनसे छीन लेते और शराब पी जाते। आखिर में तंग आकर मैं और मेरी माँ एक अलग झोपड़ा बनाकर रहने लगे। पिताजी इस बात पर बहुत झगड़ा करते थे, पर हम लोग अगर उनके साथ रहते तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता। इसीलिए हम उनकी हर बात को अनदेखा कर देते। अब मैं भी माँ के साथ खेतों में जाने लगी। घर पर पूरा दिन अकेले काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए मैंने माँ के साथ जाने का फैसला कर लिया। ठीक ही था, क्योंकि इसमें माँ का हाथ भी बढ़ जाता और कुछ पैसे भी जुड़ जाते हैं। इसी तरह हम माँ बेटी खेतों में काम करके अपना गुजारा करने लगे। पर यह खुशी भी ज़्यादा दिन कहाँ टिकने वाली थी। एक दिन अचानक से माँ की तबीयत खराब हो गई और उन्हें बहुत तेज बुखार रहने लगा। हम लोगों ने उन्हें डॉक्टर के पास भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दे दी और कहा कि इन्हें ये दवाइयाँ दो, इससे इनकी तबीयत में सुधार हो सकता है। हम लोग उन्हें नियमित रूप से दवाई देने लगे। अब खेतों में काम न करने की वजह से पैसे भी खत्म होने लगे थे। इसलिए माँ की दवाई के लिए हमने जमींदार से कुछ पैसे उधार ले लिए। जमींदार ने कुछ पैसे उधार तो दे दिए, लेकिन समय दिया कि इतने समय में अगर वापस नहीं दिए तो तुम्हारे झुग्गी झोपड़ियों को जला दिया जाएगा। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। मुझे तो जमींदार पर गुस्सा आ रहा था कि हम लोगों की मजबूरी और गरीबी को ना देखते हुए वह ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन जमींदार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। चंद पैसों के लिए उसने बड़ी बड़ी धमकियां देनी शुरू कर दी थी। खैर, मैंने जमींदार से पैसे लिए और माँ का इलाज शुरू करवाया। अब माँ का खेत में भी जाना नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया था। अब मुझे ही करना था जो कुछ भी करना था। इसलिए मैं जमींदार के खेतों में काम करने लगी। मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 11 वर्ष की थी, और 11 वर्ष की उम्र में तो बच्चियां गुड्डे गुड्डियों का खेल खेल भी नहीं बुला पाती थी, और मैं तो खेतों की जिम्मेदारियों को संभालने लगी थी। खैर, मैं जमींदार के खेत में दिन रात मेहनत करती और चंद पैसे जोड़ पाती, लेकिन वह जमींदार मुझे पैसे नहीं देता और कहता कि जो तुम्हें उधार दिए हैं उनमें से ये पैसे काट लिए गए हैं। अब तो हम करते भी तो क्या, और पिताजी को भी इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें तो अपनी नशे से मतलब था, जो नियमित रूप से कहीं न कहीं से चोरी करके वह कर ही लेते थे। माँ का ढंग से इलाज ना होने पाने की वजह से उनकी मौत हो गई। अब तो मेरे सर पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। मैंने अपनी ऐसी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया, और अब अकेली कैसे रहती, इसलिए मुझे पिताजी के साथ रहना पड़ा। पिताजी को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह मुझसे जमींदार के खेतों में काम करवाते और जो पैसे बनते थे वह अपनी शराब में उड़ा देते थे। अब मैं क्या करती, क्योंकि पहले तो माँ मेरे साथ थी, इसलिए हम लोग पिताजी से अलग रहने लगे थे। अब मैं अकेली पड़ चुकी थी, और भला गांव में अकेली कैसे रह पाती। इसलिए मुझे पिताजी के अत्याचारों को सहना पड़ रहा था। मैं कई बार बैठी होती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते और यही सोचती कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जो मेरे साथ ऐसा होता है। अक्सर बच्चे अपने पिता के साथ साए में महफूज रहते हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। मेरे पिताजी ही मेरे पीछे पड़े रहते थे और मुझसे दिन रात काम करवा कर 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं करवा पाते। ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन मैं बर्तन साफ कर रही थी, तभी पिताजी घर पर आए और कहा
कि देखो सीमा, तुम्हारे लिए नई माँ लेकर आया हूँ। अब तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई कि नई माँ। मुझे उस समय नहीं पता था कि सौतेली माँ भी कोई होती है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ अपनी माँ से प्यार था और आज तक मैंने किसी को भी दूसरी शादी करते हुए नहीं देखा था। भला देखती भी कहाँ, हमारा छोटा सा गांव था, उसी में कुछ लोग ही रहते थे। फिर पिताजी उस औरत को अंदर लेकर आए, जिसके साथ एक लड़का भी था। वह लड़का लगभग मुझसे 2 साल बड़ा था। मैं तो अचंभित रह गई कि यह सब क्या हो रहा है। तभी पिताजी कहने लगे कि यह तुम्हारी नई माँ है और यह जो लड़का दिखाई दे रहा है वह इसके भाई का लड़का, यानी कि मेरे साले का लड़का है, जो हमारे साथ यहीं पर रहेगा। अब तो मुझे उन सब से ज़्यादा इस बात की चिंता होने लगी कि खेतों में मुझे ही काम करके इन तीनों का पेट पालना पड़ेगा। खैर, वो लोग अंदर आ गए। मैंने सौतेली माँ का प्रकोप नहीं देखा था। मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा भी नहीं था कि यह कैसे होंगे, लेकिन मेरी जो सौतेली माँ थी वह मुझे अच्छे से खाना देने लगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि जो मैंने सोचा था वह नहीं हुआ और पिताजी ने भी शराब छोड़ दी थी। आखिर छोड़ते भी क्यों ना, क्योंकि मेरी माँ तो सीधी सादी सरल स्वभाव की थी, जिनके आगे पिताजी उनको गुस्से में डरा धमका देते थे। लेकिन यह तो जो नई माँ थी वह गुस्से वाली थी और काफ़ी डरावनी भी थी। इसलिए पिताजी उससे डरते थे, जिसकी वजह से पिताजी ने शराब छोड़ दी और खेतों में काम करने लगे। अब पिताजी दिन रात खेतों में काम करते और पूरे घर का जिम्मा अपने सर पर ले लिया था। नई माँ मुझसे घर का सारा काम तो करवाती थी, लेकिन बदले में 2 वक्त का खाना जरूर दे देती थी। मेरे लिए यही बहुत था, क्योंकि मुझे 2 वक्त का खाना और पहनने के लिए कपड़े मिल जाएं, इससे बड़ा क्या हो सकता था। पहले मैंने इतनी गरीबी देखी थी कि इन सब के बारे में मुझे नहीं पता था। शायद मुझे यह नई माँ शहर से आई हुई लगी थी, जो हर रोज आए दिन नए नए पकवान बनाती थी। और कभी शहर से पिताजी उसके लिए लेकर आते, जो कभी कभार कुछ मुझे भी हाथ आ जाता था। खैर, ऐसे ही दिन निकलते गए। मेरी नई माँ मुझसे ज़्यादा अपने भतीजे से बहुत प्यार करती थी। उसके लिए नए कपड़े और तरह तरह की मिठाइयाँ हर रोज लाती थी और एक बड़े स्कूल में उसका दाखिला भी करवा दिया था। अब तो वो एक बड़े स्कूल में पढ़ता था और धीरे धीरे उसने अपना स्कूल पास करके कॉलेज में भी दाखिला ले लिया। लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं जानती थी कि कॉलेज क्या होता है, क्योंकि मैं आज तक कभी स्कूल के गेट के सामने से भी नहीं निकली थी, तो मुझे कहाँ पता होगा। फिर वह जब अंग्रेजी में बात करता तो मेरा बहुत मन करता कि मैं भी इसकी तरह अंग्रेजी में बात करूं और पढ़ूं। लेकिन मैंने कभी हिम्मत करके माँ से या पिताजी से नहीं कहा, क्योंकि माँ का मुझे डर था। मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी, क्यों ना मुझे भी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया जाए। तभी पिताजी कुछ नहीं बोले और गर्दन नीचे झुकाए बैठे रहे। शायद पिताजी को अभी अपनी हरकतों पर पछतावा हो रहा होगा, क्योंकि नई माँ इतनी बुरी थी कि पिताजी को अपने सामने बिल्कुल भी ना बोलने देती और हर समय उन्हें अपने दबाव में रखती थी। पिताजी को शायद इस चीज़ का बहुत अफसोस हो रहा था कि मेरी पहले वाली माँ कितनी अच्छी थी। हर समय पिताजी की देखभाल करती, उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए नहाने के लिए कपड़े रखना। फिर भी पिताजी उन्हें ही गालियाँ देते थे और उनकी सारी कमाई को छीनकर शराब पी जाते। लेकिन इस बार नई माँ के सामने पिताजी चूं भी ना कर पाते थे। खैर, पिताजी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन नई माँ अंदर से आई और बोली कि तुझे भेजूं क्या अभी स्कूल? इतने साल कहाँ गई थी पढ़ने वाली? अभी मेरे भतीजे को स्कूल में जाता देख तेरा भी मन करता है? फिर मैं कुछ ना बोली और वहां से चली गई। फिर माँ ने कहा कि जा बर्तन साफ कर ले, बहुत सारे बर्तनों के ढेर लगे पड़े हैं। मैं बर्तन साफ करने में लग गई, लेकिन मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी कि काश आज माँ होती और पिताजी सुधरे हुए होते तो हमारा जीवन सफल हो जाता।
लेकिन खैर अफसोस करने के अलावा और क्या हो सकता था। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब पिताजी बड़े शहर में कमाई करने के लिए चले गए। अब तो मुझे मेरी नई माँ और उनके भतीजे के साथ अकेले ही रहना पड़ता था। अब तो वह मुझे 2 वक्त का खाना तो देती थी, लेकिन पूरे घर के काम के साथ साथ मुझे खेतों में भी भेजने लगी। पिताजी तो शहर में कमाई करने के लिए चले गए और कुछ महीनों तक ना आने का कहकर गए थे। खैर, अब मैं उन दोनों के बीच में अकेली थी, लेकिन मैं हर रोज एक चीज देखती थी। मुझे कुछ अजीब सा लगता था कि नई माँ अपने भतीजे को हफ्ते के 3 दिन अपने पास सुलाती थी और कमरा अंदर से जकड़ लेती, और उनके कमरे से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, लेकिन हफ्ते के बाकी दिन वह अलग सोता था। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा था कि बाकी के दिन वह अलग सोता है और हर 3 दिन नई माँ उसे अपने पास सुलाती है। आखिर उन 3 दिनों में वह करती क्या है और उनके कमरे में ऐसी आवाजें क्यों आती हैं? लेकिन मैंने फिर भी इतना ध्यान नहीं दिया और उस बात को वहीं पर अनदेखा कर दिया। आखिर मैं यह बात पूछूं भी तो किससे? अगर नई माँ से पूछती तो वो मुझे पीटने लग जाती, और पिताजी भी यहाँ नहीं थे। उनका जो भतीजा था उससे तो मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि वह तो गुस्से वाला था और काफ़ी बिगड़ैल भी था, जो हर समय आंखें दिखाते रहता था। फिर मैंने उन सब बातों को मन से निकाल दिया, लेकिन जब उनकी हरकतें बढ़ने लगीं तो मुझे शक के आगे मजबूर होना पड़ा। उनके कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आने के कारण मैं सो भी नहीं पाती थी, और सुबह दरवाज़ा खोलने के बाद वो लोग मुझे देखकर ऐसे घबरा जाते थे मानो कुछ छुपा रहे हों। उनकी इसी हरकत के चलते मुझे कुछ गड़बड़ लगने लगी। मुझे अब पूरा शक हो गया था कि जरूर कुछ ना कुछ तो ये छुपा रहे हैं। एक दिन पिताजी घर पर आए और 10 दिन पर यहीं रुके। मैंने पिताजी से इस बारे में बात करने की सोची, लेकिन नई माँ ने कभी हम दोनों को अकेले नहीं छोड़ा, मानो उन्हें कोई डर हो। लेकिन मैंने गौर किया कि जब से पिताजी आए हैं तब से उनका भतीजा उनके कमरे में एक बार भी नहीं गया, और उनकी हरकतों से लग रहा था कि वो पिताजी को जल्द से जल्द घर से वापस भेजना चाह रहे हों। खैर, अब मैंने ही प्लान बनाया कि मैं पता करके रहूंगी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। इसीलिए जब पिताजी चले गए तो मैंने विचार किया कि मैं उनके कमरे में छिपकर सब देखूंगी। इसीलिए मैं उनके कमरे में छिपकर बैठ गई और उनका कमरे में आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वो दोनों कमरे में आए और नई माँ तो बैठ गई, लेकिन उनका भतीजा खिड़की की तरफ जाता है और खिड़की खोल के एक आदमी को अंदर लेकर आता है। मैं एकदम से घबरा गई कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कौन था वो आदमी और ऐसे खिड़की से ये लोग उसे अंदर क्यों लेकर आए थे? ये सभी सवाल मेरे दिमाग में घेरा डालकर बैठे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी नई माँ उस आदमी के गले लग जाती है। उस आदमी के हाथ में कुछ थैली होती है जो उनका भतीजा ले लेता है। फिर वे लोग उस थैली से बहुत सारी खाने की चीज़ें निकालते हैं और आपस में हंसते हुए खाने लगते हैं। तभी वो आदमी उस लड़के से कहता है कि क्यों मेरे लाल, अब तो खुश है ना? अब तो नाराज नहीं है ना मुझसे? विमल कहने लगा कि नहीं पापा, अब कैसी नाराजगी। ये सब सुनकर मुझे बहुत धक्का सा लग रहा था। मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था कि ये नई माँ तो कह रही थी कि उनके भाई यानी कि विमल के पिता नहीं हैं, तभी तो वो अपने भतीजे को अपने पास लाई है। तो फिर ये विमल इसे पापा क्यों कह रहा है? ये सब कहानी मेरी सोच से बाहर हुए जा रही थी। तभी नई माँ उससे कहती है कि कब तक यहाँ पर रहना पड़ेगा मुझे तो यहाँ घिन आती है इस झोपड़ी से। घर में तुम जल्द से जल्द ये मसला निपटाओ ताकि हमें भी इस नर्क से छुटकारा मिले। अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मुझसे रहा नहीं गया। तभी मैं उस कोने से बाहर निकल गई। मुझे वहां से अचानक देखकर वो लोग घबरा गए
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें जरा भी शर्म हया है या नहीं? नई माँ गुस्से से तिलमिलाते हुए कहने लगी। तभी मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने उनसे सवाल करने शुरू कर दिए कि कौन है ये आदमी और तुम किस मसले को निपटाने की बात कर रही हो। तभी नई माँ मेरी तब बढ़ने लगी। इतने में पापा और कुछ हमारे पड़ोसी वहां आ गए। उन सबको देखकर वो लोग पूरी तरह घबरा गए। नई माँ कहने लगी कि तुम तो शहर चले गए थे, तो यहाँ कैसे? तभी मैंने कहा कि इन्हें मैंने ही रोका था, मुझे आप पर पहले ही शक था, इसलिए मैंने पापा को सब बता दिया और उन्हें यहाँ रोक लिया। ये बाहर ही छुपे हुए थे। मैंने गुस्से भरे शब्दों से कहा कि तुम सब ये क्या खेल खेल रहे हो? कौन है ये आदमी? तभी नई माँ रोने लगी और कहा, मुझे माफ कर दो, ये मेरा पति है। दरअसल हम लोग लुटेरे हैं, लोगों को फंसाते हैं और मैं उनसे शादी करके उनके घर चोरी कर लेती हूँ। और विमल मेरा भतीजा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। कुछ समय पहले हम लोगों ने एक बड़े घर को लूटा था, तब से पुलिस मेरी तलाश कर रही है। इसीलिए मैंने तुम्हारे पापा को फंसाया और शादी करके यहाँ आ गई। क्योंकि ये छोटा सा गांव है, यहाँ पर पुलिस नहीं आती। तब मैंने सोचा कि जब तक ये पुलिस का चक्कर खत्म नहीं हो जाता, मैं यहीं पर रहूंगी। मेरे पति हफ्ते के 3 दिन यहाँ आते थे हमसे मिलने, क्योंकि रोजाना आने पर लोगों को शक हो जाता। इसलिए मैं और मेरा बेटा इनके साथ समय बिताने लगे। 3 दिन एक साथ एक कमरे में रहते। उनकी बात सुनने के बाद पुलिस को बुलाकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया। अब तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे कि लोग पैसों के लिए इतना कैसे गिर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पसंद जरूर आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपके दाहिने तरफ एक बेल आइकन बना हुआ है घंटी जैसा, उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मेरी सारी वीडियो सबसे पहले आपके चैनल पर दिखाई दें। दोस्तों, साथ ही साथ इस चैनल की सारी स्टोरीज कॉपीराइट हैं। अगर आपको ये स्टोरीज अपने चैनल पे यूज़ करनी है तो बहुत सस्ते रेट्स में हम आपको देंगे। उसके लिए आप मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए।